नेक्स्ट हेडिंग देखेंगे आर्हेनियस इक्वेशन। ठीक है, आर्हेनियस इक्वेशन क्या होता है? तो वैसा इक्वेशन जो रेट कांस्टेंट और टेम्परेचर में रिलेशन बता दे उसी को आर्हेनियस इक्वेशन बोलते हैं। फिर से एक बार, वैसा इक्वेशन जो रेट कांस्टेंट और टेम्परेचर में रिलेशन बता दे उसी को आर्हेनियस इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, तो रेट कांस्टेंट सिर्फ और सिर्फ किस चीज़ पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर पे। और वो रिलेशन क्या है? तो वही रिलेशन कौन बताता है? आर्हेनियस इक्वेशन। तो देख लेते हैं, द इक्वेशन विच डिस्क्राइब रिलेशन बिटवीन रेट कांस्टेंट एंड टेम्परेचर इज कॉल्ड क्या? आर्हेनियस इक्वेशन। क्या रिलेशन बताया? तो रिलेशन बताया के इज इक्वल टू ए इंटू ई पे पावर माइनस ई ए बाई आर टी। ठीक है, ई ए जो है ऐसे लिखना, ई और नीचे में ए, सब्सक्रिप्ट में ए लिखना, ई ए ऐसा ही लिखाएगा, अब बाई आर टी हो जाएगा, है ना। यही है आर्हेनियस इक्वेशन का मैथमेटिकल फॉर्म। आर्हेनियस इक्वेशन का मैथमेटिकल फॉर्म पूछे तो क्या बोलेंगे? के इज इक्वल टू ए इंटू ई पे पावर माइनस ई ए बाई आर टी। अच्छा, यहाँ पे के क्या है? तो के को बोलेंगे रेट कांस्टेंट। क्या बोलेंगे? रेट कांस्टेंट। ए को क्या बोलेंगे? तो ए को आर्हेनियस कांस्टेंट। ए को आर्हेनियस कांस्टेंट। आर्हेनियस कांस्टेंट का ही दूसरा नाम फ्रीक्वेंसी फैक्टर। आर्हेनियस कांस्टेंट का ही दूसरा नाम क्या हो जाएगा? फ्रीक्वेंसी फैक्टर। रेट कांस्टेंट का भी दूसरा नाम हम लोग जानते हैं वेलोसिटी कांस्टेंट या स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। तो वो तो ऑलरेडी पीछे देखे हुए हैं ना, उसलिए यहाँ पे एक ही नाम लिखे हैं, रेट कांस्टेंट। यहाँ ए का नाम दिमाग में रखना, आर्हेनियस कांस्टेंट या फ्रीक्वेंसी फैक्टर। कभी कभी क्वेश्चन में प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, ई मतलब एक्सपोनेंट ना, तो उसके पीछे में है ना, तो इसीलिए इसको प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर लिखा रहता है। तो अगर प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर भी लिखा रहा है तो यही समझेंगे कि ए पूछ रहा है। ठीक है ना। यहाँ पे ई ए क्या है? तो ई ए को क्या बोलेंगे? एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है। आर को गैस कांस्टेंट। गैस कांस्टेंट का कितना वैल्यू? 3 वैल्यू। कितना बार बता चुके हैं, अभी तक याद अच्छे से रहना चाहिए। गैस कांस्टेंट का 3 वैल्यू, एक 0.082 लीटर एटीएम पर मोल पर केल्विन, दूसरा 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन, तीसरा 2 कैलोरी पर मोल पर केल्विन। सिचुएशन के हिसाब से जिस तरह का यूनिट चाहिए उस हिसाब से पुट करके निकालना होता है वैल्यू बाकी सब। तो गैस कांस्टेंट का 3 वैल्यू दिमाग में रखेंगे। टी क्या होता है? टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या चीज में डालते हैं? तो केल्विन टेम्परेचर, एब्सोलूट टेम्परेचर, है ना। जो केल्विन में डालते हैं उसी को केल्विन टेम्परेचर बोलते हैं या एब्सोलूट टेम्परेचर बोलते हैं। तो ये हो गया। कभी एग्जाम में अगर पूछे, बोर्ड में पूछता है बहुत बार, डिफाइन आर्हेनियस इक्वेशन, है ना, तो क्या बोलेंगे? द इक्वेशन विच डिस्क्राइब रिलेशन बिटवीन रेट कांस्टेंट एंड टेम्परेचर इज कॉल्ड क्या? आर्हेनियस इक्वेशन। ठीक है भाई। और फॉर्मूला क्या बोलेंगे? के इज इक्वल टू ए इंटू ई पे पावर माइनस ई ए बाई आर टी, वेयर के ए ये आर टी सब क्या क्या है ये बात लिख देंगे। तो डिफाइन आर्हेनियस इक्वेशन में यही बात लिखना है। अब इसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे या ऑब्जेक्टिव पूछे तो फिर उसके लिए पूरा कंसेप्ट चाहिए हम लोग को। ठीक है। अच्छा, इसमें एक बात, ये जो ई पे पावर माइनस ई ए बाई आर टी है, ई पे पावर माइनस ई ए बाई आर टी को ही हम लोग बोलते हैं फ्रैक्शन ऑफ मोलिकुल्स ऑफ रिएक्टेंट having energy greater than or equal to एक्टिवेशन एनर्जी। तो ई पे पावर माइनस ई ए बाई आर टी को क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन ऑफ मोलिकुल्स ऑफ रिएक्टेंट हैविंग एनर्जी ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी। कभी भी अगर ये क्वेश्चन रहे ना, फाइंड फ्रैक्शन ऑफ मोलिकुल्स ऑफ रिएक्टेंट हैविंग एनर्जी ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी, तो तुम समझना ई पे पावर माइनस ई ए बाई आर टी पूछ रहा है। और जैसे ही ई पे पावर माइनस ई ए बाई आर टी पूछ रहा है, मतलब तुम पहले फॉर्मूला लिखो के इक्वल टू ए इंटू ई पे पावर माइनस ई ए बाई आर टी। ई पे पावर माइनस ई ए बाई आर टी को अकेले कर दो तो के बाई ए हो जाएगा। के का वैल्यू दिया हुआ है वो पुट कर दो, ए का वैल्यू पुट कर दो, ई पे पावर माइनस ई ए बाई आर टी निकल जाएगा। ठीक है। कभी कभी न के देता है न ए देता है, सीधे बोलता है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट हैविंग एनर्जी
ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी बता दो। तो उस केस में फिर लॉग लेना होता है, लॉग लेके जैसे ही पावर में से नीचे उतरेगा, अब तुम फिर लॉग ये इक्वल टू लॉग के बाई ए इक्वल टू ये आ जाएगा ये बाई 2.303 RT, और उसके बाद फिर वैल्यू पुट करके और फिर उसके हिसाब से एंटी लॉग लोगे तो के बाई ए का वैल्यू आ जाएगा। जैसे ही के बाई ए का वैल्यू आ गया मतलब ई पे पावर माइनस ये बाई RT का वैल्यू आ गया, तो इसका निकाल लेंगे हम लोग, ठीक है। तो वो तो क्वेश्चन बनाएंगे तो अपने क्लियर हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। अभी बस इतना दिमाग में रखो कि कभी भी अगर ई पे पावर माइनस ये बाई RT दिया रहे, इसका मतलब क्या, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट हैविंग एनर्जी ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी होता है, ठीक है। नेक्स्ट में भाई क्या करना है कि जैसे ई के इक्वल टू ए इंटू ई पे पावर माइनस ई ए बाई RT दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन अगर वैल्यू निकालना है तो वैल्यू तो इससे नहीं निकल पाएगा, ई फॉर्मूला से नहीं निकल पाएगा। उसके लिए हम लोग को क्या करना होगा कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन हम लोग को सॉल्व करना नहीं आता है, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन को सॉल्व करने के लिए लॉग में लेते हैं। तो इसको हम लोग को लॉग में कन्वर्ट कर लेते हैं, ताकि अगर कभी वैल्यू दिया रहे के का या टी निकालना रहे अब बाकी सब का वैल्यू दिया रहे, या फिर ये निकालना रहे बाकी सब का वैल्यू निकालना रहे, तो उस केस में क्या करेंगे हम लोग कि पुट करके निकाल सके। अभी अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन वाले में पुट कर देंगे तो नहीं निकल पाएगा, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का वैल्यू सॉल्व करने हम लोग को नहीं आता है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, लॉग में करते हैं। तो लॉग में करने से पहले ना ln में कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ e है ना, तो ln x मतलब क्या थी, log x टू द बेस e। तो उससे क्या होगा कि e खत्म हो जाएगा, उसके बाद फिर वापस लॉग में कर लेंगे। तो इसको अगर ln में करेंगे तो क्या हो जाएगा, ln k इक्वल टू ln a, अरे ये पूरा a आई पूरा b, तो ln a इंटू बी क्या हो जाएगा, ln a प्लस ln b। log a इंटू बी क्या होता है, log a प्लस log b। तो ln a इंटू बी क्या हो जाएगा, ln a प्लस ln b। तो ln a अब प्लस ln e पे पावर माइनस ई ए बाई आर टी, ठीक है, ये हो गया। अब क्या करो, ln k इक्वल टू ln a, और यहाँ से पावर में जो रहता है वो कहाँ आ जाता है, पीछे, log a पे पावर m, m कहाँ आ जाएगा, पीछे, m इंटू लॉग ए। तो माइनस ई ए बाई आर टी पीछे आ जाएगा, तो प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, ई ए बाई आर टी आ गया, ठीक। अब बच कथी गया, ln e। ln e मतलब log e टू द बेस e, और हम लोग जानते हैं log a टू द बेस a 1 होता है, तो माइनस ई ए बाई आर टी इंटू 1 माइनस ई ए बाई आर टी हो जाएगा, ठीक है। तो ln e खत्म हो गया, इसीलिए ln में लिए थे कि खत्म हो जाए। अब वापस, क्योंकि देखो वैल्यू तुम ln में नहीं निकाल सकते हो, तुम log 2 का वैल्यू जानते हो 0.3, log 3 का 0.48, log का वैल्यू जानते हैं ना, ln का वैल्यू नहीं जानते हैं, तो इसको log में करना होगा। तो ln x को log x में कैसे करते हैं, 2.303 से मल्टीप्लाई करके, सिंपल बात। ln x को log x में कैसे करते हैं, 2.303 से मल्टीप्लाई करके। तो 2.303 इंटू लॉग के इक्वल टू 2.303 इंटू लॉग ए माइनस ई ए बाई आर टी। कोई कोई बोलता है सर यहाँ पे 2.303 से मल्टीप्लाई कर दिए, इसमें भी कर दिए, इसमें भी करिए, इसमें क्या है नहीं किए। अरे यार यहाँ ln था तो लॉग में कन्वर्ट करने के लिए किए, यहाँ पे ln था तो लॉग में कन्वर्ट करने के लिए किए, यहाँ पे कहाँ ln है कि मल्टीप्लाई कर रहे हो 2.303 से, तो नहीं करेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखो यहाँ पे भी 2.03 इंटू इतना है, यहाँ पे भी इतना, तो अगर डिवाइड कर देंगे तो ये कट जाएगा, तो डिवाइड कर देते हैं दोनों साइड 2.303 से। जैसे ही डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, log k हो जाएगा, इधर में क्या हो जाएगा, log a हो जाएगा, अब माइनस ई ए बाई 2.303 RT, ये फॉर्मूला हो गया, ठीक है। तो इसी फॉर्मूला से हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनाने का कभी भी अगर न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनाना हो तो इसी फॉर्मूला से बनाएंगे। अच्छा, कब बनाएंगे, जब एक रेट कांस्टेंट दिया हुआ हो और टेम्परेचर पूछ रहा हो, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि रेट कांस्टेंट ओनली डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, टेम्परेचर चेंज करोगे तो रेट कांस्टेंट चेंज होगा। तो एक रेट कांस्टेंट दिया हुआ हो और उसका टेम्परेचर पूछ रहा हो, या फिर टेम्परेचर दिया हुआ है रेट कांस्टेंट पूछ रहा है, या फिर कभी कभी तो टेम्परेचर भी दे दिया रहता है, रेट कांस्टेंट भी दिया रहता है, एक्टिवेशन एनर्जी पूछ रहा होता है, तो उस केस में k इक्वल टू ए इंटू ई पे पावर माइनस ई ए बाई आर टी लगा देंगे, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का वैल्यू कैसे सॉल्व करेंगे। तो उसीलिए उस केस में क्या लगाना होता है, log k इक्वल टू log a माइनस ई ए बाई 2.303 RT। तो एक तरह से ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनाने के लिए ही फॉर्मूला है,
ठीक है ना। तो आर्हेनियस इक्वेशन का न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनाने के लिए क्या फॉर्मूला, तो log k इक्वल टू log a माइनस ई ए बाई 2.303 RT। एक और फार्मूला क्या देखेंगे भाई कि दो टेम्परेचर पे, कभी कभी क्या करता है ना कि एक टेम्परेचर पे रेट कांस्टेंट दे दिया रहता है और दूसरा टेम्परेचर पे रेट कांस्टेंट पूछ रहा होता है। जाहिर सी बात है टेम्परेचर चेंज होगा रेट कांस्टेंट भी चेंज होगा। तो एक टेम्परेचर पे रेट कांस्टेंट दे दिया रहता है, दूसरा टेम्परेचर पे रेट कांस्टेंट पूछ रहा होता है। तो उस केस में कैसे सॉल्व करेंगे, तो दो टेम्परेचर का बात आ रहा है, तो दो टेम्परेचर के लिए अगर देखेंगे तो एट T इक्वल टू T1 पे अगर बात करें तो क्या हो जाएगा, log K के जगह पे क्या हो जाएगा K1। अरे भाई टेम्परेचर चेंज करोगे तो रेट कांस्टेंट भी चेंज होगा, तो log K की जगह पे क्या हो जाएगा K1 इक्वल टू log A, क्या है कि आर्हेनियस कांस्टेंट तो सेम ही रहेगा, माइनस EA बाई 2.303 R और T के जगह पे क्या हो जाएगा T1। हम लोग जानते हैं रेट कांस्टेंट ओनली डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, तो टेम्परेचर अगर T1 किए तो रेट कांस्टेंट चेंज हुआ K1, आई टेम्परेचर T1 है। अब वही देखते हैं कि एट T इक्वल टू T2, जब T इक्वल टू T2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, log K2 इक्वल टू log A, हाँ माइनस EA बाई 2.303 RT2, ठीक है। अब इस दोनों में ऐसा कुछ कर लें कि रिलेशन निकल जाए, तब तो एक टेम्परेचर पे कुछ दिया रहेगा, दूसरा टेम्परेचर पे दूसरा रेट कांस्टेंट पूछ रहा होगा, तो आराम से निकाल लेंगे। तो इसमें कुछ रिलेशन निकल जाए तो क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस कर देते हैं, इसको इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 कर देते हैं, ठीक। तो क्या हो जाएगा, log K2 माइनस log K1, तो log K2 माइनस log K1, log A माइनस log B क्या होता है, log A बाई B, तो log K2 माइनस log K1 क्या हो जाएगा, log K2 बाई K1, log K2 बाई K1 इक्वल टू log A माइनस log A, खत्म, कट जाएगा। और ये माइनस ये, अरे इसमें पहले से माइनस है फिर माइनस हो गया था, ये प्लस ना हो जाएगा, तो क्या लिख दें, ये बाई 2.303 RT1 माइनस EA बाई 2.303 RT2। इस बात को समझो, log K2 माइनस log K1, तो log A माइनस log B, log A बाई B हो गया, log A माइनस log A 0 हो गया। अब ये माइनस ये वाला, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो माइनस ये वाला और प्लस ये वाला, तो उसीलिए हम क्या किए कि प्लस वाला को पहले लिख दिए, माइनस वाले को बाद में लिख दिए। अब क्या करेंगे, इसमें log K2 बाई K1 इक्वल टू, ये दोनों में कुछ कॉमन आने को दिख रहा है, क्या क्या दिख रहा है, EA बाई 2.303 R, तो EA बाई 2.303 R कॉमन क्या ले लेंगे, 1 बाई T1 माइनस 1 बाई T2 हो गया। तो क्या पता चला कि log K2 बाई K1 इक्वल टू क्या हो गया, EA बाई 2.303 R 1 बाई T1 माइनस 1 बाई T2, है ना। तो टोटल आर्हेनियस इक्वेशन में कितना फार्मूला हो गया भाई, 3 फार्मूला हो गया। एक तो मेन फार्मूला K इक्वल टू A इंटू ई पे पावर माइनस EA बाई RT। दूसरा, अगर एक रेट कांस्टेंट दिया हुआ है और उसका टेम्परेचर पूछ रहा है, या टेम्परेचर दिया हुआ है उसका रेट कांस्टेंट पूछ रहा है, तो log K इक्वल टू log A माइनस EA बाई 2.303 RT। और अगर दो टेम्परेचर दो रेट कांस्टेंट का कभी भी बात आया, ऐसा क्वेश्चन आया कि दो को टेम्परेचर, एक रेट कांस्टेंट का बात कर रहा है, एक का दिया हुआ है, एक का पूछ रहा है, बस ये फार्मूला लगा देंगे, log K2 बाई K1 इक्वल टू EA बाई 2.303 R 1 बाई T1 माइनस 1 बाई T2। तो अगर डिफाइन आर्हेनियस इक्वेशन आए तो डिफिनीशन लिख के, ये फार्मूला लिख के यहाँ तक लिख देना है। और क्वेश्चन बनाने के लिए आर्हेनियस इक्वेशन का कितना फार्मूला पता होना चाहिए, टोटल 3 फार्मूला, तीनों फार्मूला पता होना चाहिए। वो तो मेन फार्मूला है ना जी, उसी से तो, उसी के हेल्प से तो ये निकाले हैं, फिर इसी के हेल्प से ये निकाले हैं। तो तीनों क्वेश्चन बनाने के लिए तीनों फार्मूला याद रखना चाहिए कि K इक्वल टू A इंटू ई पे पावर माइनस EA बाई RT। दूसरा log K इक्वल टू log A माइनस EA बाई 2.303 RT
और तीसरा log K2 बाई K1 इक्वल टू EA बाई 2.303 R 1 बाई T1 माइनस 1 बाई T2। अब सीधे रट लिए, अब पता ही नहीं है कि कब कौन फार्मूला लगाना है, तो सिंपली लिखने के लिए फर्स्ट वाला फार्मूला, वैल्यू निकालने के लिए सेकेंड वाला फार्मूला, एक रेट कांस्टेंट दिया हुआ है, एक टेम्परेचर, ऐसा करके कुछ पूछ रहा है तो सेकेंड वाला फार्मूला, और दो टेम्परेचर दो रेट कांस्टेंट का कभी बात करें तो थर्ड नंबर फार्मूला। तो ये भी पता होना चाहिए कि कब कौन फार्मूला अप्रोच किया जाए, वो तो बहुत इजी होता है। जब फार्मूला याद कर लोगे तो अपने जब क्वेश्चन बनाएंगे तो पता चल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट में देखते हैं सम पॉइंट्स। कुछ पॉइंट्स देखना है हम लोग को। कुछ पॉइंट्स में पहला नंबर कि इनफाइनाइट टेम्परेचर पे रेट कांस्टेंट इक्वल टू क्या, मतलब K इक्वल टू क्या। ठीक, तो देखो भाई हम लोग क्या जानते हैं, K इक्वल टू A इंटू ई पे पावर माइनस EA बाई RT, ये जानते हैं हम लोग। ठीक है, और यहां पे टेम्परेचर क्या कर दिया, इनफाइनाइट। ठीक, तो तुम कर दो इसको इनफाइनाइट। जब नीचे में इनफाइनाइट है, कोई चीज बाई इनफाइनाइट क्या होता है, जीरो। ई पे पावर जीरो कितना हो जाएगा, 1। तो K इक्वल टू क्या हो जाएगा, A। तो रेट कांस्टेंट इक्वल टू क्या हो गया भाई, आर्हेनियस कांस्टेंट। क्या इस बात को रट लोगे क्या, नहीं रटना है, समझ के रखना है कि इनफाइनाइट टेम्परेचर पे रेट कांस्टेंट इक्वल टू क्या होता है, आर्हेनियस कांस्टेंट। और कैसे, तो सिंपली फॉर्मूला लिख दिए, K इक्वल टू A इंटू ई पे पावर माइनस EA बाई RT। टेम्परेचर इनफाइनाइट रख दो, कोई चीज बाई इनफाइनाइट जीरो, और ई पे पावर जीरो 1, A इंटू 1 A, हो गया K इक्वल टू A। क्यों रटोगे फालतू में। जैसे ही तुम देख रहे हो, पूछ रहा है ना कि इनफाइनाइट टेम्परेचर पे रेट कांस्टेंट इक्वल टू क्या, तो अरे भाई टेम्परेचर और रेट कांस्टेंट, तो टेम्परेचर और रेट कांस्टेंट का रिलेशन कौन बताता है, आर्हेनियस इक्वेशन। लिख दिए आर्हेनियस इक्वेशन, अब पुट पाट करके देख लिए तो रेट कांस्टेंट इक्वल टू आर्हेनियस कांस्टेंट आ गया। ठीक है, दूसरा नंबर बात, आर्हेनियस इक्वेशन पढ़ते ही इसलिए है कि टेम्परेचर और रेट कांस्टेंट में रिलेशन निकले। चलो तो रिलेशन तो देख लिए कि K इक्वल टू A इंटू ई पे पावर माइनस EA बाई RT, उसी से फिर दूसरा फार्मूला बना, उसी से तीसरा फार्मूला बना। अब ये देख लेते हैं कि भाई टेम्परेचर बढ़ता है तो रेट कांस्टेंट का क्या होता है, मतलब बढ़ता है कि घटता है, वो कितना वैल्यू होता है वो तो निकाल लेंगे वो फार्मूला से। लेकिन ऐसे सिंपली देखना चाहे कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेट कांस्टेंट बढ़ेगा या घटेगा, ये देखते हैं। तो हम लोग को क्या देखना है कि टेम्परेचर जब बढ़ता है तो रेट कांस्टेंट है ना, ई इंक्रीजेज, टेम्परेचर इंक्रीजेज, इंप्लाई दिए हैं, तो रेट कांस्टेंट का क्या होगा ये देखना है। तो देखो भाई इसके लिए ऐसे सोचो, log K इक्वल टू log A माइनस EA बाई 2.303 RT, ये फार्मूला होता है, इसी फार्मूला से ये बना है। ठीक है, अब यही क्यों लिए, ये क्यों नहीं लिए, बात करेंगे आगे। तो अभी पहले ये समझ लेते हैं कि टेम्परेचर ज्यादा तो रेट कांस्टेंट क्या, ज्यादा कि कम, क्या। ठीक, तो देखते हैं भाई, टेम्परेचर क्या किया है यहाँ पे, ज्यादा। और तुम जानते हो कि जब नीचे वाला ज्यादा होता है ना भाई, तो ओवरऑल क्या हो जाता है, कम। डिनोमिनेटर जब ज्यादा होता है तो ओवरऑल क्या हो जाता है, ये वाला पूरा वैल्यू जो हो जाएगा ये कथी हो जाएगा, कम। और ये तो भाई फिक्स है ना, कांस्टेंट है ना, तो इसमें से कम घटा रहे हो, मतलब ये क्या आ जाएगा, ज्यादा। अरे इसमें से ज्यादा घटा दोगे तब ना कम आएगा, इसमें से कम घटा रहे हो तुम तो क्या आ जाएगा, ज्यादा। मतलब log K ज्यादा, log K ज्यादा मतलब K ज्यादा। अरे log 2 0.3 होता है और log 3 0.48, तो जब 2 है, log 2 है तो 0.3, और log 3 है तो 0.48। जब अंदर वाला 2 से 3 हुआ तो ये भी वैल्यू बढ़ा ना, तो log K बढ़ा मतलब K भी बढ़ा, तो रेट कांस्टेंट बढ़ेगा। क्लियर है। तो तुमसे कोई पूछे कि टेम्परेचर बढ़ा तो रेट कांस्टेंट क्या हुआ, तो क्या बोलेंगे, बढ़ेगा, रेट कांस्टेंट बढ़ेगा। तो सम पॉइंट्स में पहला पॉइंट हो गया कि इनफाइनाइट टेम्परेचर पे रेट कांस्टेंट इक्वल टू क्या, तो आर्हेनियस कांस्टेंट, रटना बिल्कुल भी नहीं है। दूसरा पॉइंट हो गया कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेट कांस्टेंट क्या होगा, तो क्या बोलेंगे, बढ़ेगा। कैसे, तो फॉर्मूला लगा देंगे।
अब वही फॉर्मूला क्यों लगाएंगे सर, के इक्वल टू ए इंटू ई पे पावर माइनस ए बाई आर टी क्यों नहीं लगाएंगे? चलिए ठीक है, लॉग के टू बाई के वन वाला तो लगाने का सोच भी नहीं रहे हैं, अगर सोच रहे हैं तो बेवकूफ आदमी है, क्योंकि ए को टेम्परेचर, ए को रेट कांस्टेंट दिया हुआ है, तो लॉग के टू बाई के वन कौन टुक से सोचेंगे, तो उसका तो कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन लॉग के वाला लगाएं तो के वाला भी लगा सकते थे, ये क्यों नहीं लगाएं? तो इसमें अगर लगाते तो फिर उतना अच्छे से सोच नहीं पाते कि टेम्परेचर बढ़ा तो फिर ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन का हम लोग नहीं सोच पाते। लेकिन log k इक्वल टू log a वाला किए तो log का वैल्यू वगैरह पता है ना हम लोग को, तो उस पर आराम से सोच सकते हैं, उसलिए log k वाला फॉर्मूला लिखे। यहाँ तो इनफाइनाइट टेम्परेचर है तो इनफाइनाइट रख देते, जीरो हो गया, कोई चीज पे पावर जीरो वन हो गया। लेकिन जब कुछ वैल्यू आ जाएगा तो तुमको पता थोड़ा ना है। तो ये बात क्लियर रहना चाहिए कि टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो रेट कांस्टेंट बढ़ेगा, तो किस फार्मूला से सोचे, तो log k वाला फार्मूला से सोचेंगे, तो log का वैल्यू पता है उसलिए उससे सोच रहे हैं। अब तीसरा देखते हैं। तीसरा कि एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा तो रेट कांस्टेंट क्या, ठीक है, टेम्परेचर ज्यादा तो रेट कांस्टेंट ज्यादा, अब एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा तब रेट कांस्टेंट क्या, तो इसके लिए भी फॉर्मूला लिखते हैं। तो log k इक्वल टू log a माइनस ई ए बाई 2.303 आर टी, ठीक, ये लिख दिए। एकदम अच्छे से सोचना, एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा, ठीक, और जब ये ऊपर वाला ज्यादा होता है तो ओवरऑल वैल्यू भी क्या होता है, ज्यादा। ये तो फिक्स है भाई, कांस्टेंट है, तो इसमें से ज्यादा घट रहा है, और जब ज्यादा घट रहा है तो ई वाला वैल्यू क्या आएगा, कम, मतलब log के कम, log के कम मतलब के कम। तो एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा तो रेट कांस्टेंट क्या, कम। समझ में आया होगा कि एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा तो ये वाला वैल्यू ज्यादा, ये वैल्यू ज्यादा तो ये तो फिक्स है, तो ये घटाएंगे तो ज्यादा घटा देंगे तो ओवरऑल कम आ जाएगा, और जब कम तो log के कम, log के कम मतलब के कम। तो एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा तो रेट कांस्टेंट क्या हो जाएगा भाई, कम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। 3 पॉइंट हो गया। चौथा नंबर पॉइंट, चौथा नंबर पॉइंट में ये समझेंगे हम लोग कि वैसा रिएक्शन जिसका एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होता है वो मोर टेम्परेचर सेंसिटिव होता है। ये मोर टेम्परेचर सेंसिटिव मतलब क्या होता है, जैसे सेंसिटिविटी देखना है कि जैसे कोई दो स्टूडेंट को देखना है कि कौन ज़्यादा सेंसिटिव है पढ़ाई के प्रति, बाकी और सब चीज़ के प्रति भी हो सकता है, लेकिन पढ़ाई के प्रति सेंसिटिविटी देखना है। तो सिंपली जो क्लास में रेगुलर आ रहा हो, अच्छे से पढ़ रहा हो, रिवीजन ठीक से कर रहा हो, उसका सेंसिटिविटी क्या होगा, ज़्यादा माना जाएगा दूसरे के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे भी जैसे एक रिएक्शन दिया हुआ है, दूसरा रिएक्शन भी दिया हुआ है, तीसरा रिएक्शन भी दिया हुआ है, तो इसमें देखना कि कौन ज़्यादा सेंसिटिव है। तो इसका एक्टिवेशन एनर्जी भी मान लो दिया हुआ है, इसका भी दिया हुआ है, इसका भी दिया हुआ है, तो जिसका एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा वो क्या होगा, ज़्यादा टेम्परेचर सेंसिटिव होगा। तो लिखेंगे फोर्थ नंबर पॉइंट में, द रिएक्शन which have more activation energy is more temperature sensitive, ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा तो टेम्परेचर सेंसिटिविटी ज़्यादा हो जाएगा। तो ये चारों पॉइंट अच्छे से दिमाग में रखना है, ठीक है ना, क्योंकि आरएनएस इक्वेशन पढ़ रहे हैं तो आरएनएस इक्वेशन रेट कांस्टेंट और टेम्परेचर में रिलेशन बताता है। तो भाई टेम्परेचर बढ़ता है तो रेट कांस्टेंट भी क्या होगा, तो बढ़ेगा। एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ेगा तो रेट कांस्टेंट घटेगा। इनफाइनाइट टेम्परेचर पे रेट कांस्टेंट इक्वल टू क्या, तो आरएनएस कांस्टेंट। और वैसा रिएक्शन जिसका एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा हो वो ज़्यादा टेम्परेचर सेंसिटिव। दिमाग में रखना है अच्छे से और समझ के रखना है, कंसेप्चुअली रखना है तो अच्छा रहेगा, ठीक है। अब देखते हैं इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में पहला नंबर देखेंगे, ग्राफ ऑफ रेट कांस्टेंट वर्सेस टेम्परेचर। क्योंकि आरएनएस इक्वेशन पढ़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है आरएनएस इक्वेशन किसके किसके बीच में रिलेशन बताया, रेट कांस्टेंट और टेम्परेचर के बीच में। तो पहला ग्राफ उसी का देखना बनता है कि भाई रेट कांस्टेंट और टेम्परेचर का ग्राफ कैसा होगा, ठीक है। तो देखो ये वाई एक्सिस ले लिए,
ये एक्स एक्सिस ले लिए, ठीक है। वाई एक्सिस पे, अरे वाई एक्सिस पे रेट कांस्टेंट और एक्स एक्सिस पे टेम्परेचर। जो पहले बोलता है उसको कहाँ डालते हैं, वाई एक्सिस पे, और जो बाद में बोलता है उसको एक्स एक्सिस पे। तो रेट कांस्टेंट और टेम्परेचर में कैसा ग्राफ बनेगा, तो भाई रेट कांस्टेंट और टेम्परेचर में क्या रिलेशन है, तो K इक्वल टू ए इंटू ई पे पावर माइनस ई ए बाई आर टी। इसका मतलब K है वाई एक्सिस पे और टेम्परेचर है एक्स एक्सिस पे। आई एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का भी पावर में निगेटिव है ना। तो इस टाइप का ग्राफ बनेगा। चलो तो ये दिमाग में रख लेना है कि भाई रेट कांस्टेंट और टेम्परेचर में इस टाइप का ग्राफ बनेगा, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ है, वो भी निगेटिव पावर है, ठीक है। दूसरा ग्राफ, ग्राफ ऑफ ln के वर्सेज 1/t। ln के और 1/t के बीच का ग्राफ देखना है, ठीक है। अप्रोच कैसे किया जाए, क्योंकि ग्राफ रटना नहीं होता है जी, अप्रोच करना होता है कि किस तरह से अप्रोच करें, कैसे बनाएं, ठीक है ना। तो ln के और 1/t में बोल रहा है, जैसे ही देखे अरे k और ये t मतलब रेट कांस्टेंट और टेम्परेचर, आरएनएस इक्वेशन। अब आरएनएस इक्वेशन का तुमको 3 फॉर्मूला याद है। तो पहला k इक्वल टू ए इंटू ई पे माइनस ए बाई आर टी। दूसरा लॉग के, अरे यार यहाँ ln के है, कहला फालतू में लॉग के वाला लिखने जाओगे। और तीसरा लॉग के 2/, नहीं लिखेंगे, जब कोई सहारा नहीं तो मेन फार्मूला लिखना होता है। तो मेन फार्मूला लिखेंगे तो k इक्वल टू क्या हो जाएगा, a इंटू ई पे पावर माइनस ई ए बाई आर टी, ये लिख दिए। अब यहाँ पे बोल रहा है ln के, तो ले लो ln के। तो जैसे ही ln के लेंगे तो इधर में क्या हो जाएगा, ln a है ना, और प्लस ln ई पे पावर माइनस ई ए बाई आर टी, तो पीछे क्या आ जाएगा, माइनस ई ए बाई आर टी। और ln ई मतलब लॉग ई टू द बेस ई, जो कि 1 हो जाएगा। अब देखो ln के भी आ गया और 1/t भी आ गया। जो पहले बोले उसको कहाँ डालेंगे, वाई एक्सिस पे। जो बाद में बोले 1/टेम्परेचर, तो 1/टेम्परेचर एक्स एक्सिस पे। एक्स का चम्मच कथी होता है, m, तो y इक्वल टू एम एक्स। और e जो बच जाए वो कथी हो गया, कांस्टेंट। तो यहाँ पे क्या बच गया, हो गया y इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी। तो ग्राफ ना भाई रिपीट मारता है जी, तुम एक बार कंसेप्ट पकड़ लोगे ना, प्रैक्टिस करके मंथन करके मजा आ जाएगा, बहुत अच्छा लगेगा। खूब बार बार रिपीट मारता है एक ही टाइप का ग्राफ। तो जैसे यहाँ पे क्या देखे, y इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में आया ना, कभी भी y इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में आया ना, दिल में ये रखना है, स्ट्रेट लाइन विथ निगेटिव स्लोप, स्ट्रेट लाइन विथ निगेटिव स्लोप। कभी भी जो मैथ वाला है वो खूब अच्छे से जानता होगा कि y इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी स्ट्रेट लाइन विथ निगेटिव स्लोप कैसे बनता है, ये सब जानता होगा। लेकिन जो बायोलॉजी वाला है वो भी मत घबराओ जी, एक ही टाइप का ग्राफ बार बार आता है जी। तो इसमें भी कितना बार देख लिए पीछे, 0 ऑर्डर में, फर्स्ट ऑर्डर में, है ना, कितना ग्राफ देख लिए यार। कर लो फ्रेम, ठीक रहेगा। तो स्ट्रेट लाइन विथ क्या, निगेटिव स्लोप। तो हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे। हो गया, जो पहले बोले उसको कहाँ डालते हैं, वाई एक्सिस पे, और जो बाद में बोले उसको कहाँ डालते हैं, एक्स एक्सिस पे। और क्या देख रहे हैं कि स्ट्रेट लाइन विथ निगेटिव स्लोप। तो स्ट्रेट लाइन विथ निगेटिव स्लोप क्या होता है, ये पहले भी बताए हुए हैं। और ये पूरा टच नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट है ना। और इसका स्लोप क्या लिख दोगे, तो एक्स एक्सिस पे 1/t है ना जी। तो जो बच गया वो क्या हो जाएगा, स्लोप। तो स्लोप क्या हो गया, माइनस ई ए बाई आर। क्या हो जाएगा, माइनस ई ए बाई आर। तो स्लोप हो जाएगा माइनस ई ए बाई आर। इसका क्वेश्चन दो तरह से पूछता है। एक तो ये कि तुमको बोलेगा कि ln के और 1/t में ग्राफ बना तो स्लोप क्या होगा, चारों को ऑप्शन दिया रहेगा। तुम आराम से अप्रोच करो, मत रटो, अप्रोच करो कि अरे ln के और 1/t में बोल रहा है, मतलब के और टेम्परेचर में बोल रहा है,
तो आरएनएस इक्वेशन का फॉर्मूला लिख दो और उसके बाद उसको कन्वर्ट करो एल एन के और 1/t में। अब एल एन के और 1/t में ग्राफ बन रहा था, एल एन के को वाई एक्सिस पे रखो, 1/t को एक्स एक्सिस पे रखो, एक्स एक्सिस पे रखोगे तो एकदम पक्का ओकरा पीछे वाला स्लोप हो जाएगा, एम हो जाएगा, और ये बाकी जो बचा वो कथी हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब एक्स एक्सिस पे 1/t है ना, तो छोड़ दो, तो 1/t को छोड़ के बाकी क्या बचा, माइनस ई ए बाई आर, तो ये हो गया स्लोप। 4 गो ऑप्शन दिया रहेगा, मार दो माइनस ई ए बाई आर। बहुत क्वेश्चन इस तरह का पूछता है ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, माइनस ई ए बाई आर स्लोप पूछेगा, ऐसे ही टिक कर दो। अगर ग्राफ बनाने के लिए बोल दिया था ग्राफ बना दो। तीसरा टाइप का क्वेश्चन ऐसे पूछता है इसका कि इंटरसेप्ट पूछ देता है, एल एन के और 1/t में ग्राफ बनाता है, इंटरसेप्ट क्या होगा, तो इंटरसेप्ट यही कांस्टेंट को बोलते हैं। तो इंटरसेप्ट पूछ देगा तो क्या बोल देंगे, एल एन ए, क्या बोल देंगे, एल एन ए। तो 2 ग्राफ देख लिए, एक तो पहला ग्राफ रेट कांस्टेंट और टेम्परेचर में देख लिए, दूसरा ग्राफ एल एन के और 1/t में देख लिए। तीसरा देखते हैं, ग्राफ ऑफ लॉग के वर्सेज 1/t, लॉग के और 1/t में देख लेते हैं। ठीक, तो लॉग के और 1/t का डायरेक्टली हम लोग को पता है, फॉर्मूला पता है। एल के और 1/t का नहीं पता था, तो मेन फॉर्मूला लिखना पड़ा था। लॉग के और 1/t का क्लियरली पता है, लॉग के इक्वल टू लॉग ए माइनस ई ए बाई 2.303 RT, तो लिख देंगे लॉग के इक्वल टू लॉग ए माइनस ई ए बाई 2.303 RT। ठीक है, अब लॉग के जो पहले बोला उसको कहाँ डालोगे, वाई एक्सिस पे, 1/t बाद में बोला था, इसको क्या डालोगे, एम एक्स, और ये क्या हो जाएगा, सी। यहाँ पे भी वही बात, y इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी, और y इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी मतलब दिल में क्या रखेंगे, स्ट्रेट लाइन विथ निगेटिव स्लोप। तो ऐसे लिखे थे सिंपली यहाँ पे जी, यही नहीं कि बार बार वो लिखते रहना है स्ट्रेट लाइन विथ निगेटिव स्लोप, वो दिल में रखने वाला बात है कि कभी भी देखे तो हाँ दिमाग में आना चाहिए, y इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी मतलब स्ट्रेट लाइन विथ निगेटिव स्लोप। ठीक ना, तो ये नहीं कि बार बार लिखना है कि जैसे ही देखे y इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी लिख दिए, नहीं स्ट्रेट लाइन विथ निगेटिव स्लोप, नहीं वैसे नहीं करना है। अब देखो इसका ग्राफ बनाना है, ठीक है। ये देखो जो पहले बोलता है उसको कहाँ डालते हैं, वाई एक्सिस पे, और जो बाद में बोलता है उसको एक्स एक्सिस पे। ठीक है भाई, अब y इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी मतलब स्ट्रेट लाइन विथ कैसा स्लोप, निगेटिव स्लोप। ये आप पूरा टच नहीं कर पाओगे, क्यों, क्योंकि कांस्टेंट है, इंटरसेप्ट है। इसे ऐसे खींच के इसका स्लोप लिख दो, स्लोप क्या हो जाएगा, तो एक्स एक्सिस पे 1/t, तो बचा क्या, तो माइनस ई ए बाई 2.303 आर, तो लिख देंगे स्लोप माइनस ई ए बाई 2.303 आर, हो गया। तो अगर स्लोप पूछेगा तो माइनस ई ए बाई 2.303 आर, इंटरसेप्ट पूछेगा तो लॉग ए हो जाएगा। ठीक है, तो यही 3 ग्राफ हो गया, पहला ग्राफ रेट कांस्टेंट और टेम्परेचर के बीच में, दूसरा ग्राफ एल के और 1/t के बीच में, तीसरा ग्राफ लॉग के और 1/t के बीच में। रटना नहीं है ग्राफ, अप्रोच करने आना चाहिए, प्रैक्टिस रहना चाहिए। किस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा नहीं पता है तो कैसे रट लोगे कि हाँ इस टाइप का ग्राफ होता है, स्लोप पूछ देगा तो कैसे बनाओगे, कंसेप्ट रखो ना यार। ठीक है, अब इसका क्वेश्चन देखते हैं। देखो द डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोकार्बन फॉलो द इक्वेशन के इक्वल टू, ये दिया हुआ है, फाइंड ए एंड ई ए। थोड़ा पॉज करके ना सोचो शांति दिमाग से, अगर लगे कि बन जाए ना तो बनाओ, क्या दिक्कत है यार, है लगे कि दिक्कत है तो फिर ठीक है उतना पर से रुक के देखने लगना आराम से। तो दिया हुआ है हाइड्रोकार्बन का डिकम्पोजिशन इस फॉर्म में, और बोल रहा है कि ए और ई ए बताइए। ई वाला देख के, ई वाला वैल्यू देख के हम लोग को दिल में कुछ आ रहा है कि के इक्वल टू ए इंटू ई पे पावर माइनस ई ए बाई आर टी के फॉर्म में दिया हुआ है। तो हम लोग क्या किए, लिख दिए के इक्वल टू ए इंटू ई पे पावर माइनस ई ए बाई आर टी, ये लिख दिए। ठीक, अब हम लोग क्या किए, इससे कंपेयर कर दिए, इसको देख के जो दिल में आया कि के इक्वल टू ए इंटू ई पे पावर माइनस ई ए बाई आर टी, लिख दिए। अब इससे इसको कंपेयर कर दिए, जैसे ही कंपेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा, के यहाँ पे भी के इक्वल टू, इसका मतलब ये वाला वैल्यू का आ जाएगा ए, क्या है कि ई है ना ई, तो ई के पहले वाला का होता है ए, तो ए का वैल्यू कितना आ गया
4.5 इंटू 10⁻⁻11 सेकेंड इनवर्स। एक पार्ट का आंसर आ गया, देख लो, ये पूछ रहा था। कितना इजी है ना, कि जैसे ही ये देखे ना दिल में चमक। फॉर्मूला खूब अच्छे से याद रहना चाहिए, फॉर्मूला से ही कोई कोई लड़ने लगता है ना, हम याद नहीं करेंगे। अरे यार तुम फॉर्मूले याद नहीं करोगे तो कहाँ से बना पाओगे जी तुम। फॉर्मूला अच्छे से याद होना चाहिए, तो फॉर्मूला देख के चमकता है कि हाँ इस फॉर्मूला लगाओ, ये फॉर्मूला लगाओ, तब फिर मजा आता है बनाने में। तो k इक्वल टू ए इंटू ई पे पा माइनस ये बाई टी, देखते देखते चमका, तो ए लिख दिए। अब देखो आगे ई सेम है, माइनस माइनस सेम है, तो ई ए बाई आर टी इक्वल टू ई लिख दे। तो ई ए बाई आर टी इक्वल टू 28,000 अब बाई टी। अब बोलोगे सर के काहे नहीं लिखे, वो के केल्विन है, केल्विन यूनिट होता है टेम्परेचर का। सॉल्व करने में यूनिट नहीं लिखते हैं, लास्ट में यूनिट लिखते हैं, तो केल्विन नहीं लिखेंगे, ठीक। वो यूनिट है केल्विन, रेट कांस्टेंट नहीं है। रेट कांस्टेंट यहाँ पे है, ये कथी है, केल्विन है। माइनस क्यों नहीं लिखे सर, अरे यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस, कंपेयर करके छोड़ दिए। अगर लिखते तो यहाँ पे भी कट ना जाता। चलो ठीक है, जैसे ही अभी लिखे थे टी से टी कट गया। ये को अकेले करो, एक्टिवेशन एनर्जी को अकेले करोगे तो 28,000 इंटू आर का वैल्यू। अब आर का वैल्यू क्या डाले, तो आर का गैस कांस्टेंट का कितना वैल्यू होता है, 3 वैल्यू। तो यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी ना निकालना है, तो एनर्जी का यूनिट जनरली जूल होता है ना, तो जूल वाला वैल्यू डाल दो आर का। तो जूल वाला वैल्यू क्या है, 8.314, ठीक है। जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आ जाएगा। 8.314 इंटू 3 को जीरो करेंगे तो 8314, तो 8314 में 28 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो 8314 में 28 से कर देते हैं, तो 8 4 जार 32, 3 8 1 जार 8 3 11 1 8 जार 24 1 25 2 64 और 2 66 8 2 6 16 2 9 7 12 13 और ये कितना हो जाएगा 2, है ना। तो 232792 जूल। और इतना ज़्यादा बड़ा वैल्यू बोलने का क्या जरूरी है, तो इसको किलो जूल में करेंगे फिर वापस, तो किलो जूल में करेंगे तो 22,000, तो यहाँ पे आ जाएगा। तो 232.792 इसको 8 बोल सकते हैं, तो 232.8 किलो जूल। ये हो गया आंसर, दोनों निकल गया, ए भी निकल गया और एक्टिवेशन एनर्जी भी निकल गया, और बहुत टफ नहीं है, ठीक है। तो थोड़ा क्वेश्चन के बारे में सोचो कि क्या दिया हुआ था। तो जैसे ही ये वाला वैल्यू दिया हुआ था तो हम लोग लगा दिए इसके हिसाब से जो फॉर्मूला है, और कंपेयर करके फिर निकाल दिए। तो पॉज करके थोड़ा सोचोगे इसके बारे में कि क्या क्या किए, फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। देखते हैं भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन इज कितना, 1.6 इंटू 10⁻⁵ सेकेंड इनवर्स, एंड दूसरा दिया हुआ है, फिर 2 को टेम्परेचर भी दिया हुआ है। फाइंड एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन। ये क्वेश्चन देख के कुछ चमक गया, करे 2 को टेम्परेचर 2 को रेट कांस्टेंट, मतलब फार्मूला चमक चुका है, लॉग K2/K1। कोई बोलता है सर फार्मूला कैसे, कौन लगाएंगे कब, पता नहीं। अरे यार तुम यादें नहीं करोगे, कौन कब लगाएंगे, पियाज लगाओगे, तो फार्मूला याद रहना चाहिए अच्छे से। तो जैसे ही देखे अरे 2 को टेम्परेचर 2 को रेट कांस्टेंट का बात बोल रहा है, मतलब तीसरा नंबर फार्मूला लॉग K2/K1 वाला, ठीक है। तो पहले गिवन लिख देते हैं, पॉज करके गिवन लिखो, पुट करो, फार्मूला लगा के सॉल्व करो, ठीक। उसके बाद देखो, कोई मतलब नहीं है देखते रहने का, बना नहीं रहे कुछ हो, तो इतना पॉज करके बना ही लो पहले इसको, जहां तक बना सकते हो बनाओ, उसके बाद देखना, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है बुआ, रेट कांस्टेंट देखो 2 को दिया हुआ है, तो एक K1 मान लिए 1.6 इंटू 10⁻⁵ सेकेंड इनवर्स, और दूसरा K2 मान लिए 6.36 इंटू 10⁻³ सेकेंड इनवर्स। टेम्परेचर भी 2 को दिया हुआ है, तो T1 600 केल्विन और T2 कितना हो जाएगा 700 केल्विन, ठीक है। और एक्टिवेशन एनर्जी पूछ रहा है, क्लियर कट फार्मूला चमक रहा है, तो लगा दिया जाए फार्मूला, लॉग K2/K1 इक्वल टू EA/2.303 R 1/T1 माइनस 1/T2, ठीक है भाई। लॉग K2 का वैल्यू क्या डाल देंगे, 6.36 इंटू 10⁻³ बाई K1 का वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻⁵ इक्वल टू EA, निकालना है एक्टिवेशन एनर्जी, बाई 2.303, आर का वैल्यू 8.314, क्या कि एक्टिवेशन एनर्जी है, एनर्जी जूल होता है ना, तो जूल वाला वैल्यू डाल दिए,
1/T1, T1 कितना है 600, माइनस 1/T2 700। ठीक है भाई, अब इसको सॉल्व करेंगे, एकदम ध्यान से देखना है थोड़ा, अगर नहीं सॉल्व हुआ है, हो गया तो बहुत अच्छा बात, नहीं हुआ है तो अच्छे से देखना है, ठीक है ना। ये नहीं कि एक एक स्टेप में छूट छूट कोई को लगता है हाँ एक आगे बना लेंगे, इसके आगे बना लेंगे, मैं शांति से देखो, बनाना रहता था बना लेते, अभी आंसर सीधे मिलाते, है ना। तो देखो वो देखो 6.36 को 6.4 बोल सकते हैं अप्रोक्स में, पॉइंट से पॉइंट खत्म हो जाएगा। अरे 6.36 को जब 6.4 बोलोगे तो पॉइंट से पॉइंट खत्म हो जाएगा, तो 16 4 या 64 तो 4 हो गया। अब -5 ऊपर जाएगा तो 5, तो 5 - 3 2, तो 10 पे पावर 2 हो गया, तो log 4 × 10 पे पावर 2, ये सॉल्व करके इतना आ गया। कैसे, फिर से एक बार 6.36 को 6.4 बोले, पॉइंट से पॉइंट खत्म कर दिया, 16 4 या 64 तो 4 लिख दिए, -5 ऊपर गया था +5, 5 - 3 2, तो 10 पे पावर 2 इक्वल टू ये बाई 2.303 × 8.314, ये बहुत बार आता है, बहुत बार ये मतलब वैल्यू आता है ना। तो 11th क्लास में भी बहुत ज़्यादा बार आया था ये वैल्यू, तो कभी भी ये आया नहीं यार। तो 2.303 × 8.314 19.14, ठीक 19.14, नहीं तो कर लो आराम से जाकर, उधर आ जाएगा 19, उसके बाद लिख लो, क्या दिक्कत है। चलो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, नीचे में पहले एलसीएम 600 × 700, कोई कोई 4200000, ए यार क्या नौटंकी है यार, सीधे करो ना 600 × 700, हो गया बात खत्म, एलसीएम हो गया। अब 600 लो तो क्या बचेगा 700, अब माइनस 700 लोगे तो 600, तो 700 - 600 100, कट गया 2 जीरो से 2 जीरो, ठीक है। चलो तो log 4 × 10 पे पावर 2 का वैल्यू, तो log a × b, तो log a प्लस log b, तो log 4 का वैल्यू 0.6 प्लस log 10 पे पावर 2, तो उसका पीछे आएगा 2, तो 2 × log 10 का वैल्यू 1, तो 2 इधर से 0.6, तो 2.6 इक्वल टू ये बाई 19.14 इंटू 1/600 × 7, ठीक है भाई। ये अब ये को अकेले करो, एक्टिवेशन एनर्जी को जब अकेले करोगे तो कितना हो जाएगा 2.6 × 19.14 × 600 × 7, सब जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर में एक्टिवेशन एनर्जी अकेले बच जाएगा 1 के साथ, ये × 1 ये हो जाएगा। जैसे ही इसको मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आ जाएगा। क्या किया जाए मल्टीप्लाई में, सबसे पहले 19.14, आई 2 जीरो है तो 2 जीरो से कट जाएगा ये वाला, तो अब क्या बच जाएगा, तो 6 7 42, अब 42 में 19.14 से करना है, सॉरी 19.14 नहीं 1914 से करना है, क्योंकि पॉइंट काट चुके हैं ना 2 जीरो से, तो 42 में 1914 से कर देंगे, और जितना आएगा उसमें फिर 2.6 से कर देंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 1914 में 42 से कर रहे हैं, तो 2 4 जार 8, 2 1 जार 2, 2 9 जार 18 1, 2 1 जार 2 1 3, 4 4 जार 16 1, 4 1 जार 4 1 5, 4 9 जार 36 3, 4 1 जार 4 3 7 8 8 13 10 8, 80388 आ गया। इसमें कितना से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2.6 से, 2.6 से करते हैं, 6 8 जार 48 4, 6 जार 48 4 52 5, 6 जार 18 और 5 23, 6 8 जार 48, 2 8 जार 16 1, 17 1, फिर 0 2 8 जार 16, 8 8 10 10 9, और ये तुम्हारा 10 ये हो गया, ठीक है भाई। एक डिजिट के पीछे डिसिमल दे दो इतना, 209008.8 जूल, है ना, 209008.8 जूल। किलो जूल में करना है तो क्या करेंगे, 3 डिजिट और पीछे लाएंगे, काहे इतना बड़का वैल्यू बोलने जाए, किलो जूल काहे हुआ है, तो चलो 3 डिजिट और पीछे लाओ, 3 डिजिट जैसे ही पीछे लाओगे 209.0088, अरे यार 0088 अप्रोक्स में खत्म करो उसको, तो क्या ले लोगे 209 सीधे किलो जूल, हो गया आंसर, ठीक है। अरे 008 क्या मतलब है यार, सीधे 209 किलो जूल हो गया आंसर। तो कभी भी यार 2 गो टेम्परेचर 2 गो रेट कांस्टेंट वाला बात है ना, आराम से फार्मूला लगा दो, और फार्मूला लगाने के बाद भी कुछ लोग सकर फकर करता है, मत करा करो यार, बनाया करो स्टेप बाय स्टेप, आ जाएगा आंसर जी, ठीक है।
चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉर ए रिएक्शन द रेट कांस्टेंट is expressed as K1 into K3 by K2. Find total activation energy of reaction by using Arrhenius equation. E1, E2, E3 का वैल्यू दिया हुआ है। ये शांति से देखना है, ये नहीं बनाओ, देखो अच्छे से। इसमें क्या बोले हुआ है कि फॉर ए रिएक्शन द रेट कांस्टेंट इज एक्सप्रेस्ड एज ई वाला। तो रेट कांस्टेंट को हम लोग क्या मान लिए, K मान लिए, ठीक। इसको एक्सप्रेस कर रहा है किसके फॉर्म में, K1 इंटू K3 बाई K2, इसी के फॉर्म में एक्सप्रेस कर रहा है रेट कांस्टेंट को, ठीक। और बोल रहा है कि टोटल एक्टिवेशन एनर्जी बताइए आर्हेनियस इक्वेशन की हेल्प से। लगाओ ना आर्हेनियस इक्वेशन सब जगह, तुम जानते हो ना, K इक्वल टू ए इंटू ई पे पावर माइनस ई ए बाई आर टी, लगा दो। तो K के जगह पे लगाओ ए इंटू ई पे पावर माइनस ई ए, तो यहाँ पे टी हो जाएगा। अब भाई आर टी का है, टी हो जाएगा, टोटल एक्टिवेशन एनर्जी हो गया। अरे ये सबको मिला के नहीं है, तो ये टोटल एक्टिवेशन एनर्जी हो गया ई ए कॉमा टी, ठीक है। इक्वल टू K1 के लिए लगाओ A इंटू, अरे आरएनएस कांस्टेंट तो सेम ही होगा, इंटू ई पे पावर माइनस EA1, पहला रेट कांस्टेंट है ना, तो EA1 बाई आर टी, ठीक है। नेक्स्ट K3 में लगाएंगे, क्योंकि देखो टेम्परेचर वगैरह का कुछ बात नहीं किया हुआ है, टेम्परेचर वगैरह का बात नहीं किया हुआ है, तुम कैसे T1 T2 T3 सब कर रहोगे, कोई मतलब है नहीं। तो ई पे पावर माइनस EA1 बाई आर टी, एक्टिवेशन एनर्जी चेंज किया हुआ है तो EA1 कर दिए। फिर चलो इंटू, फिर K3 के जगह पे तो A इंटू ई पे पावर माइनस EA3, अरे K3 है ना तो EA3 हो गया, अब बाई आर टी, ठीक, डिवाइडेड बाई, चलो नीचे में K2, तो K2 के लिए क्या बोल लोगे, A इंटू ई पे पावर माइनस EA2 बाई आर टी, ठीक। हम लोग को निकालना है टोटल एक्टिवेशन एनर्जी EAT, इसका वैल्यू निकालना है। पहले जो कटने वाला है काटो, देखो भाई ई से ये कट जाएगा, इस ए से इसे कट जाएगा, ठीक। इधर में क्या बचा, ई पे पावर माइनस EAT बाई आर टी, ठीक। इधर में ई पे पावर ई पे पावर ई पे पावर, अरे यार तुम जानते हो एक्स पे पावर m इंटू एक्स पे पावर n, एक्स पे पावर m प्लस n, ये मल्टीप्लाई है तो पावर ऐड हो जाएगा, आई डिवाइड में है तो पावर जाके ऊपर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो करते हैं सब, ई के पावर को एक जगह कर देते हैं, तो ई पे पावर, हाँ यहाँ पे कथी है माइनस EA1 बाई आर टी, क्या हो जाएगा ये माइनस EA3 बाई आर टी, आई नीचे माइनस है तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस EA2 बाई आर टी, ठीक है भाई। अब इधर में देखो ई पे पावर, इधर में ई पे पावर, बेस सेम है, जब बेस सेम में रहता है तो कंपेयर करके नीचे उतार सकते हैं ना पावर को, तो पावर उतार लेते हैं। तो ऑन कंपेयरिंग क्या लिखे, माइनस EAT बाई आर टी इक्वल टू माइनस EA1 बाई आर टी, हाँ आगे माइनस EA3 बाई आर टी प्लस EA2 बाई आर टी, ठीक है भाई। माइनस को भेजो उधर, पहले आर टी से काट दो, ये पूरा तीनों में आर टी है तो आर टी कॉमन ले लोगे ना जी, तो आर टी से आर टी कट जाएगा। कुछ सोचता है सॉरी एक आर टी से 3 आर टी कैसे काट दिए, अरे यार पहले आर टी कॉमन लेंगे तब कटेगा ना, चलो ठीक है तो काट दिए। अब माइनस को अन्य भेजो, तो EAT इक्वल टू, माइनस को अन्य भेजोगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो EA1 हो जाएगा, ये भी माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो EA3 हो जाएगा, ये प्लस इंटू माइनस ना गया तो प्लस इंटू माइनस माइनस, तो EA2 हो गया। तो EA1 एक्टिवेशन एनर्जी 1 कितना दिया हुआ है 40, प्लस EA3 20 माइनस EA2 30, तो 40 प्लस 20 कितना 60, और 60 माइनस 30, यूनिट क्या दे देंगे, जो ये सब का यूनिट है, तो किलो जूल पर मोल, ये हो गया आंसर। तो इसमें हम लोग क्या देखे भाई कि एक रिएक्शन का रेट कांस्टेंट इस फॉर्म में एक्सप्रेस है, तो लिख दिए, और बोल रहा है टोटल एक्टिवेशन एनर्जी निकालिए आरएनएस इक्वेशन का यूज करके, सब जगह आरएनएस इक्वेशन डाल दिए, और फिर काट कूट करके एक जगह कर दिए, देख रहे हैं कि अरे बेस सेम है, कंपेयर करके उतार दिए, फिर सॉल्व कर दिए, आ गया आंसर, ठीक है। तो आरएनएस इक्वेशन से रिलेटेड जो एनसीईआरटी में क्वेश्चन है वो हम लोग को बना लेना है,
हाँ, रफ कॉपी में लिखना है, इसी के नीचे जहाँ पे फेयर कॉपी में यहाँ तक लिखा हो उसी के नीचे में एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन होमवर्क लिखना है। बनाना कहाँ है? रफ कॉपी में। तो थोड़ा लिख लोगे भाई, एनसीईआरटी इन टेक्स्ट 7, 8, 9 एक्सरसाइज, एक्सरसाइज का 7, 23, 26, 27, 28, 29 और 30, इतना क्वेश्चन तुमको बन जाएगा। ये पूरा क्वेश्चन तुमको क्या किसका मिलेगा? आर्हेनियस इक्वेशन का मिलेगा, है ना? किसका? आर्हेनियस इक्वेशन का। तो बनाना है अच्छे से, ठीक है ना? और सबका आंसर मिलाना है, ठीक है? अच्छे से पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ेंगे।